नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बात करते हैं अपने पढ़ाई के बारे में। जैसा कि आपको पता है, परीक्षावरणी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये 5वां अध्याय है। इसका नाम है वन आंदोलन और वन्य जीव। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें वन नीति पढ़ेंगे। उसके बाद वनों से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ेंगे। और आखिरी में वन्य जीव, यानी कि जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार आते हैं, हम वो सब इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहली जो राष्ट्रीय वन नीति आई वो स्वतंत्रता से पूर्व 1894 में आई। ये 2-3 सन आपको याद रखने हैं। कभी कभी इंडिया इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंडियन जीके से, उसमें भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1894 में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली कब आई? 1988 में। जब इसमें संशोधन हुआ, कुछ चीज़ें बदलाव की गई, उसके बाद जो वन नीति आई वो 1998 में आई। 10 साल बाद कुछ चीज़ें चेंज हो गई। उसमें क्या बोला गया कि 33% वन ज़रूरी होते हैं किसी भी देश में, किसी भी भूमि पर। बात करते हैं अगर मैदानों की, तो मैदानों में 25% होने चाहिए वन और पहाड़ों में 60% होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो बहुत सारे वन जो ठेकेदार होते हैं वो पूरे के पूरे वन साफ कर देते हैं, तो इतना प्रतिशत कहीं नहीं मिलता है, तो हमेशा कम ही मिलता है। कुछ जगह है जो अपवाद में है जहाँ पे ये चीज़ें पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो वन नीति होती है वो हर 2 साल बाद प्रकाशित होती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। अब देखिए, इसको जारी और प्रकाशित 2 अलग अलग संस्थाएं करती हैं। जारी कौन करता है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और प्रकाशित कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। कब से करता है? 1981 से। ठीक है, जो हमारी 17वीं रिपोर्ट थी वो 2021 में आई और जो हमारी 16वीं रिपोर्ट थी वो 30 दिसंबर 2019 में आई, यानी कि 2 साल बाद में। ठीक है, 16वीं कब आई? 30 दिसंबर 2019 को, और 17वीं 2021 में। लेकिन जो भी रिकॉर्डेड है वो 2019 की है। पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1987 में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के बारे में जान लेते हैं, भारत में वनों का स्तर क्या है, उसके बाद हम उत्तराखंड की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसके कुल 21% पे, 21.11% पे वन आवरण है, यानी कि इतने भाग पर वन है। और ये कब की रिपोर्ट है? 2019 से 21 की। मतलब कितना एरिया है इसमें? 7,13,784 वर्ग किलोमीटर। और कितना बढ़ा है ये? तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ा है वनों का, यानी कि वृद्धि हो रही है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में और फिर तेलंगाना में। आपको पहले तो याद करने ही करने, अगर दूसरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ पड़ता है? नीचे साउथ की साइड। अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी में जो हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा कमी वहाँ पे आई और सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में आई। अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? हरियाणा में है। फिर बात आती है प्रतिशत की, कि प्रतिशत के हिसाब से किसमें सबसे ज़्यादा वन है। जैसे हमारा उत्तराखंड में नैनीताल में है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक एरिया है और इसके सामने एक छोटा सा एरिया है, इसके 40% भाग पर वन है और इसके 90% वन मतलब भाग पर क्या है? वन है। तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि ये छोटा भी है, तो इसमें ज़्यादा वन होंगे प्रतिशत की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा किस में है? मिज़ोरम में है।
लेकिन अगर हम वही बात करें कि सबसे कम वन किस में है प्रतिशत की दृष्टि से, तो फिर से हरियाणा में है। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं हरियाणा। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एरिया कितना है? अभी हम वन क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। टोटल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। उसमें कुल वनावरण कितना है, यानी कि वनों का जो एरिया है वो कितना है? तो 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा वनावरण है। और ये कितने प्रतिशत बैठता है? 45.44%। ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रहा तो अगर मान के चलिए अगर एग्ज़ाम में आ भी गया कि कितना क्षेत्रफल हमारा ये है कुलावरण का, तो आप 45.44% निकाल सकते हैं 53,483 वर्ग किलोमीटर का, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको याद रखना है, ठीक है? प्रतिशत को कितने बढ़ा है, कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ा है? 2.09 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ा है 2019 से 21 के बीच में। रिकॉर्डेड वन यानी कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड किए गए हैं मैक्सिमम, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो 71.05% बैठता है। बात करते हैं जिलों की। सबसे ज़्यादा वन वाले जिले कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो पौड़ी। 4 याद रखने होते हैं क्योंकि कभी कभी क्रम आ जाता है, ठीक है? पौड़ी, उसके बाद नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। यानी कि सबसे कम वन किस में है? उधम सिंह नगर में। उसके बाद थोड़े से ज़्यादा उससे हरिद्वार में, और उससे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में। बात करते हैं अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? नैनीताल, उसके बाद चंपावत, फिर पौड़ी और रुद्रप्रयाग। और वहीं अगर हम सबसे कम वन की बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि में, तो सबसे कम 1% है उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में और चमोली में। देखिए उधम सिंह नगर और हरिद्वार, चाहे हम प्रतिशत की दृष्टि से लें या हम क्षेत्रफल की दृष्टि से लें, ये दोनों सबसे नीचे ही आते हैं। सबसे नीचे उधम सिंह नगर आता है, उसके बाद हरिद्वार आता है। और पौड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, और नैनीताल में सबसे ज़्यादा 1% है। अब वनों को बांटते हैं हम 3 अलग अलग कैटेगरी में। पहले आते हैं अति सघन वन, मतलब जिनमें वनों की जो संख्या है वो 70% से ज़्यादा होती है। फिर आते हैं हमारे मध्यम सघन वन, जिसमें वनों की जो संख्या होती है वो 40 से 70% के बीच में होती है। और उसके बाद अंत में आते हैं हमारे खुले वन, जिसमें वनों की संख्या 10 से सिर्फ 40% तक होती है। उत्तराखंड में कितने हैं? 9.45%, और मध्यम 23.87%, और खुले वन 12.12%। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अति सघन वन कितने हैं? 9.45%, मध्यम सघन वन 23.87%, और खुले वन 12.12%। झाड़ियाँ कितनी है बची कुची? 0.73%। आगे बढ़ते हैं। वृक्षावरण, तो 2017 देखो पुराना हो गया ईयर, पर एक बार फिर भी नज़रों में डाल लो। वना वृक्षावरण कितना था? 1.43%। 2019 में कितना है? 1.53%, और 2021 में 1.87%। ये कितना बढ़ा है? 0.29%, ठीक है? यानी कि 1001 किलोमीटर स्क्वायर अभी फ़िलहाल में है। वृक्षावरण क्या होता है कि जो एरिया वनों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको वृक्षावरण बोलते हैं। अब जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, यानी कि वनावरण, फॉरेस्ट के और क्या हुआ? वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है? वनावरण तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा जंगल है, तो उसको वन आवरण बोलेंगे, जो फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। और जो ट्री कवर हुआ यानी कि वृक्ष आवरण, यानी कि जिसको सिर्फ वृक्षों ने, कहीं कहीं पे किसी कहीं पे 2 खड़े हैं, किसी कहीं पे 3 खड़े हैं, शहरों के भी मिला के उसको वृक्षावरण बोलते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 25,306.13
किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितना बैठा? 47.3%। ठीक है, ये कितना था? 45.44। और वृक्षावरण कितना था हमारा? 1.87%। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो 47.3% हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है, कि पहले कितने वन थे और उसमें कितनी वृद्धि हुई है। बोलते हैं ना कि कितने % तुमने ग्रोथ की है, तो वही वनों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अभी। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? नैनीताल में, उसके बाद देहरादून में, और उसके बाद पौड़ी में। लेकिन सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? फिर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये दोनों हमेशा बॉटम में ही रहेंगे। उसके बाद चंपावत। सबसे ज़्यादा वन वाला बायोलॉजिकल एरिया, यानी कि बायोलॉजिकल बोले तो जैविक जो क्षेत्रफल होता है हमारे वो, तो 1000 से 2000 मीटर तक। और सबसे कम 4000 मीटर से ज़्यादा। यानी कि जहाँ अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चलते जाते हैं, तो जो हमारा 1000 से 2000 के बीच में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। यानी कि वन पाए जाएंगे, झाड़ियाँ पाई जाएंगी, यानी कि सब कुछ यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन जब हम 4000 मीटर से ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ क्या होगा? बुग्याल, घास के मैदान, वहाँ इतने पेड़ नहीं होते हैं, कहीं पे बर्फ़ ढकी होती है, तो ठीक है, वहाँ पे इतनी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल में कितने % वन है? तो 63%। और कुमाऊँ में 37%। तो अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गढ़वाल व कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस में है, यानी किस में सबसे ज़्यादा वन है, तो वो गढ़वाल में है, कुमाऊँ में कम है। उसके बाद करते हैं कुल वन किस तरीके से बटे हुए हैं। ये हमारे 4 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, वन विभागाधीन जो वन विभाग होते हैं उसके अंदर आते हैं। दूसरा आता है राजस्व, तीसरा आता है पंचायत, और चौथा आता है निजी। निजी में जो हमारे पर्सनल होते हैं। वन विभागाधीन जो वन विभाग के अंदर आता है वो हमारे 70.46% है। राजस्व के अंडर जो आते हैं वो 13.76% है। पंचायत के अंडर 15.32% है। और जो हमारे निजी है वो 0.46% है। क्योंकि निजी कहाँ है? आप देखिए हरिद्वार, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर में ही हमारे जो निजी वन है वो होंगे थोड़े बहुत, जो बागान वगैरह होते हैं। ऊपर आप जाएंगे तो इतने निजी नहीं हैं, वो ज़्यादातर वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इन पर नज़र डालते हैं। वन विभाग के जो अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, वो 70.46%। राजस्व के अंतर्गत जो आते हैं वो 13.76%। पंचायत के जो अंतर्गत आते हैं वो 15.32% और निजी 0.46%। अब बात करते हैं हम ऊंचाई के क्रम में। तो हम जब हम 300 से 600 मीटर तक हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे 12.3% वन होते हैं। फिर जब हम 600 से 1200 तक जाते हैं, इतनी मीटर की हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ 16.3% होते हैं। उसके बाद जब हम 1200 से 1800 मीटर की हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे 22.3%। और जब हम 1800 से 3000 की ऊंचाई पे जाते हैं तो 28.8% वहाँ पे वन होते हैं। लेकिन जब हम 3000 मीटर से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ सिर्फ 7.5% ही वन होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम वन कहाँ होते हैं, तो जब हम 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ सबसे कम वन होते हैं 7.5%। अब इनको याद कैसे करना है? पहला याद कर लो 12.3%, इसमें ऐड करो 4, कितने हुए? 16.3%, इसमें ऐड करो 6, ठीक है, तो 22 हो गया। मतलब पूरा 0.3 लास्ट का सेम ही है। पहले में 4 ऐड करना है, दूसरे में 6 और तीसरे में भी 6.5, यानी कि 6.5। और लास्ट का आपको याद ही है 7.5% सबसे कम। तो मतलब एक ट्रिक है, अगर आप अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो, नहीं तो आप अपने जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं जो नदी बेसिन होती है, हमारी नदी घाटियाँ होती हैं, उसमें कितने % वन है।
तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो टोंस नदी बेसिन में है, 76.6%। देखिए जो आंकड़े होते हैं वो पहली बार में याद नहीं होते हैं, मुझे भी याद नहीं हुए थे, और हाँ अभी भी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रैक्टिस में रहती है तो वो आपकी उंगलियों पे याद होती है, फिंगर टिप्स पे याद होती है, ठीक है। लेकिन आप एक बार पढ़ोगे या दो बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें नहीं याद होंगी। अब देखिए कितने कितने सारे आंकड़े हैं, इनको याद करना अपने आप में एक महाभारत है। और ये तो सिर्फ उत्तराखंड उत्तराखंड के हैं, अगर आपको और आंकड़े भी दे दिए जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दिमाग में घोंच पोच हो जाते हैं। तो आप जब तक इनको 4-5 बार नहीं पढ़ेंगे, आपके ये चीज़ें याद नहीं होंगी। इनको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए कि चलो मैं बैठा हूँ कुछ काम कर रहा हूँ तो नदी बेसिन की प्रतिशत याद कर ली जाए कि कितने प्रतिशत वन है। चलो मैं कुछ खाना बना रहा हूँ तो दिमाग में याद कर लीजिए कि ऊंचाई ऊंचाई के क्रम में कितने प्रतिशत कहाँ पे वन थे, ठीक है। तो यही होता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मतलब डेफिनेटली याद होंगी ये चीज़ें। बढ़ते हैं आगे। सबसे ज़्यादा कहाँ बताया मैंने, टोंस नदी में वन आवरण है 76.6% का। उसके बाद कोसी नदी आती है जिसमें 69% वन है। काली नदी आती है 45.4% वन है। फिर आती है रामगंगा जिसमें 41.5% वन है। फिर आती है भागीरथी जिसमें 34.9% वन है। और फिर अलकनंदा 32.1%। देखिए जो आपसे अगर आंकड़े पूछेगा तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम के पूछ सकता है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रम में याद कर सकते हैं, क्योंकि आयोग इसको क्रम में दे सकता है कि क्रम में बढ़ते क्रम में नदी बेसिनों में 1% की दृष्टि से इनको लगाइए। तो सबसे पहले टोंस आएगी, फिर कोसी, काली, रामगंगा, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन वनों को बांट रहे हैं। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे 0 डिग्री पे हमारा क्या जाता है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री पे क्या जाते हैं, हमारी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारी क्या जाती है, मकर रेखा, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई और ये भूमध्य रेखा हो गई। तो जो हमारे 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय हमारी क्या पाई जाती है, जलवायु। फिर जब हम 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं, उसके नीचे यहाँ पे क्या पाई जाती है, शीत जलवायु, और यहाँ पे भी शीत जलवायु। अब यहाँ पे उष्ण है और यहाँ पे शीत है, उष्ण इतने में होगी, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होगा, हमारा शीतोष्ण। उष्ण इधर है और शीतोष्ण इधर है, तो यहाँ पे कौन सी जलवायु होगी, शीतोष्ण, और यहाँ पे भी शीतोष्ण। तो इस तरीके से हम जलवायु को बांटते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि हमारे जो उत्तराखंड में है कौन कौन सी हमारी ये वनों के प्रकार पाए जाते हैं उसी जलवायु के अकॉर्डिंग। पहले आता है उष्ण कटिबंधीय। तो 1500 मीटर से नीचे जो भी वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कम वर्षा होती है। जैसे ढाक, सेमल, गूलर, जामुन और बेर, ये हमारे जो हैं प्लेन एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर आता है हमारे उपोष्ण कटिबंधीय। ये 750 से 1200 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन सा है, साल। साल का पेड़ आपने सुना होगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। आर्द्र बोले तो जैसे कि हमारे कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है उसको आर्द्र बोलते हैं। तो ये मानसूनी वन होते हैं और ये 1500 मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं इसमें, सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बेहड़ा, बांस और साल, ठीक है। फिर आता है हमारे कोणधारी, जिनमें ऊपर ऐसे कोण निकली हुई होती है, ठीक है। क्रिसमस ट्री मत समझना, हमारा जैसे चीड़ होता है वो कोणधारी वन के अंतर्गत आता है। ये 900 से 1800 मीटर तक की हाइट पे पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा पर्वतीय शीतोष्ण, यानी कि जब हम पर्वत पे ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी क्या पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है लेकिन गर्मी भी रहती है। तो वो 1800 से 2700 मीटर
की जब हाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन से वृक्ष मिलेंगे? स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार और साइप्रस। अब इनका यूज़ मैं अभी आगे बताऊंगा जब हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। दक्षिणी ढाल पे हमारे बांज के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ओक की 3 प्रजातियां हैं, बाज, मोरू और खिरसू। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओक की 3 प्रजाति कौन सी है? बाज, मोरू और खिरसू। फिर आते हैं हमारे उप एल्पाइन वन। ये 2700 मीटर की हाइट से थोड़े ऊपर होते हैं। कौन कौन से प्रमुख वृक्ष होते हैं? सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांश, देखिए बुरांश यहाँ पे पाया जाता है, और कंपालू नाटस। फिर हमारी आती है एल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान, जो इनको हम बुग्याल भी बोलते हैं। ये 3000 से 3600 मीटर तक की हाइट पे पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख वृक्ष होते हैं? जंपर, विलो, रिब्स, फेन कमल। फेन कमल किसकी प्रजाति है? ब्रह्म कमल की, ठीक है। कस्तूरा कमल और ब्रह्म कमल। कस्तूरा कमल भी किसकी है? ब्रह्म कमल की है। फेन कमल का नाम क्या है? सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। कस्तूरिया मर्ग का क्या है? सोसूरिया ग्रासोफिफेरा। और ब्रह्म कमल का सोसूरिया अविलेटा। बार बार पढ़ेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारी लास्ट में टुंड्रा तरीके के हमारे वन आते हैं। वो 3600 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कोई पेड़ वेड़, कोई इतनी बड़ी घास नहीं होती है, छोटी छोटी घास होती हैं, काई लगी होती है, काई होती है ना, और लाइकन, मतलब एक तरीके से परजीवी होते हैं ये। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, अपने जो प्रमुख वृक्ष हैं उनको। सबसे पहले बात करते हैं बांज की। तो इसको शिव की जटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव की जटा। इसके उत्तराखंड में 5 प्रजातियां हैं और जिसका साइंटिफिक नेम है वो है कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। अब इनको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। देखिए, कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चीड़, चीड़ से क्या मिलता है हमें? जो इसकी लीसा होती है उससे राल मिलती है, यानी कि रेजिन मिलता है, और तारपीन का तेल मिलता है। बबूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? रंग और पॉलिश में। खैर, खैर का पेड़ होता है हमारा, उससे हमें कत्था मिलता है, जो हमारा जो तंबाकू टाइप होता है उसमें यूज़ होता है। भोजपत्र से हम कागज़ बनाते हैं। और विलो, आपने देखा होगा कि विलो से हमारे बैट बनते हैं, सुपर विलो, जो आपने ऑस्ट्रेलियंस या हमारे इंडियंस के बैट्स देखे होंगे। जो भी क्रिकेटर्स होते हैं उनके ज़्यादातर बैट विलो से बनते हैं, विलो की लकड़ी से, क्योंकि बहुत मजबूत होती है और बहुत हल्की होती है। फिर हमारा आता है वॉलनट और साल, या वॉलनट मतलब अखरोट, अखरोट का पेड़ है, तो उससे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। और फिर आते हैं स्प्रूस। ये एक तरीके से, क्या कैसे बताऊँ आपको, कि बहुत सॉफ्ट टाइप होती है ये लकड़ी, मतलब इसमें बहुत, ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड होती है। तो इससे पैकेजिंग का जितना भी सामान होता है वो स्प्रूस से बनाया जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तराखंड को बोला गया है वानस्पतिक बगीचा। और हिमालय को क्या बोला गया है? हिमवंत औषध भूमि नाम, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ से औषधियाँ मिलती हैं इस भूमि से। हिम के इस पार्ट से बहुत ज़्यादा भूमियाँ मिलती हैं, इस भूमि से बहुत ज़्यादा औषधियाँ मिलती हैं। किलमोड़ा किस में प्रयोग होता है? पीलिया में। घोड़चक अतिसार में। मरोड़फली सर्पविष, जब सांप काट लेता है उसमें। चिरायता ज्वर उतारने में। झूला सांबर, गरम मसाले, रंग रोगन और हवन सामग्री में। ब्राह्मी किस में यूज होती है? बुद्धिवर्धक में। और ब्राह्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हरिद्वार में। घिंघारू हृदय रोग के लिए उपयोगी होता है। बिच्छू या कंडाली घास, आपने देखा होगा, अगर कभी पहाड़ों में गए होंगे तो बिच्छू घास होता है, अगर वो टच हो जाए तो वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बिच्छू या कंडाली किस लिए यूज़ होता है? अनेमिया के रोग के लिए। भैंकल गठिया रोग के लिए, इसको भोटिया लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उसका तेल भी निकालते हैं। श्यामवली या निर्गुंडी, ये पैचिस, हैजा और बुखार के लिए उपयोगी होता है। किलमोड़ा या दारू हद्रिका या जरीशक,
ये आँखों के लिए यूज़ होता है और इसका साइंटिफिक नाम जो है बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड होता है। बर्बेरियन के ज़्यादातर जो नाम होते हैं वो, जैसा कि आप देखोगे, होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथिक की, उसमें बर्बेरियन नाम आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके नाम पे रखा जाता है। ममीरा या पीली जड़ी, इसको सुरमा बोलते हैं, मतलब सॉरी सुरमा बनाते हैं इससे। अमेश या हिप्पोपी, इससे कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन मिलता है। धुनेर का प्रयोग कहाँ होता है? कैंसर रोगियों के लिए। एक कीड़ा जड़ी होती है, कीड़ा जड़ी का कीड़ा जड़ी जो मिलती है वो बहुत हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में मिलती है। ज़्यादातर भोटिया लोग इसको लाते हैं और ये बोला जाता है कि ऐसी जड़ी होती है जो बूढ़े को भी जवान कर दे। जो चीन के एथलीट्स होते हैं वो कीड़ा जड़ी को खाते हैं और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा कीड़ा जड़ी का यहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है। कहाँ पे? चाइना पे। 1903 में जो सर्वप्रथम जिस औषधि की या जिस वनस्पति की खेती हुई वो बेलाडोना की हुई, कुमाऊं में। ये सबसे पहली जड़ी बूटी की खेती है, ठीक है। अफीम, कुटकी, पायरेथम और जीरेनियम या बायोडीजल की खेती को क्या बोला जाता है? जेट्रोफा। कौन कौन आता है इसमें? अफीम, कुटकी, पायरेथम, जीरेनियम और बायोडीजल की खेती। 1972 से जो जड़ी बूटी का संरक्षण किया है वो सहकारिता विभाग ने किया है और 1980 में जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है हमारा एग्जाम्स में। 1980 में जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना। अब बात करते हैं कुछ जहाँ पे ड्रग्स बनते हैं, एंड ड्रग्स यानी दवाइयाँ, ये वैसे ड्रग्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, क्योंकि ड्रग्स 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 हर उसमें आ रखा है, तो इन जो जगह है इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला आता है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये ऋषिकेश में हमारी स्थित है। फिर आता है हमारा इंडियन मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारा मोहान में है। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, ये हमारा ताड़ी खेत में है। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में है, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली क्या बात होती है कि एक तो ये सारे जो जगह है, मोहान, ताड़ीखेत, रानीखेत, ये लगभग एक जगह है और उनके नाम भी लो ऑलमोस्ट सेम है। फिर इधर ड्रग्स 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 भी सेम आ रहा है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश में है। इंडियन मेडिसिन, इसमें ड्रग्स नहीं आ रहा है, तो मेडिसिन कहाँ बनती है? मोहान में बनती है। एम फॉर मेडिसिन, एम फॉर मोहान। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, ये हमारा ताड़ी खेत में है। तो आप आयुर्वेदा से याद रख सकते हो कि जिस ड्रग की फैक्ट्री में आयुर्वेदा यूज़ हो रहा हो वो हमारा ताड़ी खेत में है। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये पूरी तरीके से फैक्ट्री है, ठीक है, ये रिसर्च सेंटर नहीं है, तो ये हमारा रानी खेत में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे इसको पढ़ते हैं। KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ है? हमारा नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में इसका हेडक्वार्टर है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान हमारा श्रीनगर में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। सुगंधित पौध संस्थान पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में। रसायन विभाग व वनस्पति विभाग कहाँ है? कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। और सेम इसका जो एक विभाग है वो हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में भी है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय व विकास संस्थान कहाँ है? कटारमल, अल्मोड़ा। वन प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया? 1982 में लाया गया। इसके तहत 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित, यानी कि इसके ना तो आयात होगा या निर्यात होगा, ये यहाँ से नहीं जाएंगी। और 44 पौधे, मतलब 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया कि ये पौधे यहाँ से आयात नहीं होंगे। औषधीय पादप बोर्ड हर्बल स्टेट घोषित किया गया, मतलब इसने उत्तराखंड को क्या घोषित किया? हर्बल स्टेट, औषधीय पादप बोर्ड द्वारा। सुगंध पादप केंद्र कहाँ है? हमारा सेलाकुई में है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सुगंध पादप केंद्र कहाँ है? सेलाकुई में, लेकिन सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है? पंतनगर में। जड़ी बूटी मंडी कहाँ है?
ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में। 3 जगह है, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर में। हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है। अब पढ़ लेते हैं हम वन नीतियाँ। वन नीतियाँ की अगर हम बात करें गाइस, एक बार हम ज़रा चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान, वन नीतियाँ और योजनाएं अगले पार्ट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है कि आप लोग फिर याद नहीं रख पाओगे। ऑलरेडी आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए, आधा पेज ये और एक पेज ये और एक पेज ये, 2.5 पेज का सिर्फ चैप्टर बचा है। कहीं जाइएगा मत, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट हमारा कल आ जाएगा, तो ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। 20 में से 5 चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे, 1/4 परीक्षा वाणी कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही आप धैर्य बनाए रखिएगा और जितना पढ़ा है इसको 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। ये जो वन नीति है इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। वन नीति और जनसंख्या 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद।